बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और ठीक ठाक कुछ लोग तो बिल्कुल नहीं हैं। वो इस वजह से कि कल से लोगों की एक शिकायत की लिस्ट हमारे पास है कि किन किन इलाकों में बिजली गायब है और कोई एक दो घंटे नहीं बल्कि घंटों बिजली गायब होने की लोग शिकायत कर रहे हैं। कल शहर में मूसलाधार बारिश भी हुई कुछ इलाकों में, इस वजह से फिडर स्ट्रिपिंग के वाक़यात हुए। लेकिन फिडर स्ट्रिपिंग के वाक़यात होते हैं बारिश की वजह से, उस पर जो ये घंटों लोड शेडिंग है ये समझ से बाहर है। आज के प्रोग्राम में हम कुछ खबरें डिस्कस करेंगे और साथ वो लोग जो कि परेशान रहते हैं अपने स्किन के मसाइल की वजह से, इंशाल्लाह आगे चल के प्रोग्राम में हम आपके स्किन के इश्यूज़ भी डिस्कस करेंगे। मौसम की तब्दीली की वजह से अगर आपके कोई प्रॉब्लम्स हैं तो मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि हम उनको जो है कवर कर सकें। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताती चलूँ जी, कोविड की जो मौजूदा सूरत हाल है बिगड़ती चली जा रही है, केसेस बढ़ रहे हैं और लोग जो हैं वो सीरियस नहीं हो रहे। तो हम आगाज़ करते हैं आज की टॉप स्टोरी से। पहली खबर क्या है जी, गुज़श्ता रोज़ मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी, फैक्ट्री की दीवार झुग्गियों पर जा गिरी। मीनार पाकिस्तान पर लड़की से बदसलूकी का वाक़या, आईजी ने 5 अफसरान ओहदे से हटा दिए। सस्ता घर अब मजीद महंगा, नया पाकिस्तान स्कीम के तहत अब एक फ्लैट 29,09,500 का। और इसके बाद रिक्शा सवार खातून भी गैर महफूज हिरासा करने की एक और वीडियो वायरल। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज़। इन खबरों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर कज़ाफ़ी भट्ट साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। नाज़रीन, हम पहली खबर की तरफ चलेंगे, लेकिन जो मैंने इंट्रो में जिस चीज़ का जिक्र किया, मौजूदा कोरोना की सूरत हाल और कोरोना से लेस्को के एक्सीडेंट समेत 9 अफराद जो हैं वो जान बहक हुए हैं और 411 केसेस एक दिन में सामने आए हैं। भट्ट साहब, इस पे आपका एक कमेंट चाहिए, फिर अगली खबर की तरफ चलेंगे। बहुत खौफनाक सूरत हाल पैदा हो रही है, बहुत खौफनाक। और वही बात, SOPs कोई भी किसी भी चीज़ पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, ना इंतज़ामिया संजीदा है। दो चीज़ें ना, एक इम्प्लीमेंट होना और एक करवाना, दोनों चीज़ें हो रही हैं या नहीं? दोनों नज़र नहीं आ रही हैं। आप जोर दे रहे हैं कि जी वैक्सीनेशन करवाएं, आप वैक्सीनेशन के लिए नए कि जी वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, लेकिन जो SOPs हैं उनके ऊपर तो इम्प्लीमेंट करवाएं। एग्जैक्टली। आपके जो अपने पुलिस एहलकार हैं वो पकड़ेंगे आप मर्ज को, तो फिर आपके अपने जो पुलिस एहलकार हैं, जो बाकी लोग हैं, आप किसी भी जगह पे चले जाएं, वो खुद मास्क लगा के नहीं खड़े, आप दूसरों से कैसे इंप्लीमेंट करवाएंगे? मैं यानी कि मैं बाहर की बात नहीं करता हूँ, अपनी बात करता हूँ। मेरी एहलिया मेरे साथ गाड़ी में बैठी हो ना, तो मैं उनको कहता हूँ मास्क लगा लो, वो लगा लेगी। अच्छा, वो किसी जगह पे उतार भी देगी, मैं कहूँगा यार मास्क लगा ले, आगे ट्रैफिक वाला खड़ा है, वो आगे से मुझे पता है इसने लगाया हुआ है, इसने लगाया हुआ है, मैं क्यों लगाऊं? बिल्कुल। देखिए, आप जिसने इंप्लीमेंट करवाना वो खुद लगा के नहीं खड़ा, तो आप मेरे से क्या तवक्को रखेंगे कि मैं लगाऊंगा मास्क? देखिए, ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से मैं बजाने की कोशिश करूंगा, नहीं बजेगी, बिल्कुल। आपने इंप्लीमेंट जब तक SOPs के ऊपर नहीं करवाना, ये देखें आहिस्ता आहिस्ता रेशो बढ़ती जा रही है। स्कूल आपने खोले हुए हैं, बाकी चीजें आपने बंद कर दी हुई हैं, बच्चों के अंदर खुदा ना खासा ये चला गया, तो आप मुझे बताएं कहाँ पे जाएंगे? क्योंकि अगर आप ओवरऑल शहर का जायजा लें तो वो निज़ाम जिंदगी आपको बिल्कुल रूटीन के मुताबिक नजर आ रहा है। कोविड की वजह से वो जो हमने देखा था, कुछ सख्तियां की गई थी, चीज़ों को महदूद किया गया था। आपके स्कूल कॉलेजेस अब खुले हैं, लोग बाजारों में भी जा रहे हैं, तो एज सच आपको कहीं रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से नजर नहीं आ रही। बिल्कुल नहीं नजर। तो लोगों का भी वही रवैया, लोग भी डर खौफ से लाजमी बात है, वो कहते हैं यार अच्छा कोई गल नहीं यार, देखी जाएगी, कुछ नहीं होता यार, और रहने दे यार। मसला ये है कि आप वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। आप कह रहे हैं जी मोबाइल बंद कर देंगे, हम बसों के अंदर जाकर चेक करेंगे, रिक्शे भी चेक करेंगे, और यार ज़रूर चेक करें, इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन जो पहले मुरवजा असूल है कब करेंगे? मैंने तो पीक पे जब कोविड की पहली लहर थी, दूसरी लहर थी, जब वाकई हम देख रहे थे कि जी लॉकडाउन वाली प्रॉपर सूरत हाल थी, लोगों में खौफ था,
ये बसों में चेकिंग तो मैंने तब भी नहीं सर देखी। हो ही नहीं सकती है, हो ही नहीं सकती है। आप जिस बस को रोक के उसकी चेकिंग करेंगे उसके ऊपर आधा पौना 1 घंटा लगाएंगे, आपका क्या ख्याल है जो बस के अंदर मुसाफिर बैठा हुआ है इस शदीद गर्मी के अंदर वो बर्दाश्त करेगा? कौन सी यहाँ पे आप एयर कंडीशन बसें या कौन सी एयर कंडीशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपकी चल रही है जिसके अंदर आप सुकून से बैठ के उनको चेकिंग करवा लेंगे? ऐसा निज़ाम ही नहीं है आपके पास। ये सिर्फ आप ना दिखावे की हरकतें कर रहे हैं। मैं कहता हूँ दिखावे में से निकल के आप रियलिटी में आ जाए, हकीकत पसंद बने। बिल्कुल ऐसे ही है। अब थोड़ा सा इंतज़ामिया को भी मुतहरिक होने की ज़रूरत है, क्योंकि यही वो टाइम है कि आपको अब थोड़ा सा एक्टिव होना है, बजाय इसके कि जब पानी सर से गुजर जाए तब आप लॉकडाउन की तरफ जाएं, तब आप सख्तियां करने की तरफ जाएं। तो अभी हालात हाथ में हैं और इसमें ना तो हमारा कोई किरदार है क्योंकि हम लोग भी कुछ नहीं कर रहे हैं, और ना ही इंतज़ामिया कोई हाथ है। मैं कहूँगी ये तो अल्लाह ताला का कोई ख़ास करम है कि हम लोग महफूज हैं, क्योंकि जो हमने हमसाया मुल्क में हालात देखे वो वेरिएंट यहाँ पे मौजूद है। बावजूद इसके ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है और अल्लाह ताला इसी तरह से हम पर अपना करम रखे। जी, पहली खबर आज की क्या है? मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। और हमेशा कहा जाता है जी बारिश अल्लाह ताला की रहमत है, लेकिन कभी कभी जहमत भी साबित होती है। बहुत सारे लोग हमने हादसात का शिकार होते देखे, दरख्त गिरे, साइन बोर्ड गिरे और फिर घंटों बिजली भी गई, फैक्ट्री की दीवार झुग्गियों पर जा गिरी। बट सब क्या कहेंगे आप? देखिए बारिश कोई भी चीज़ अल्लाह पाक की तरफ से जो आती है ना वो जहमत नहीं होती है। मैं समझता हूँ इम्तिहान हर एक का लिया जाता है किसी ना किसी तरीके से। अब इशू हमारे ये है कि गर्मी के अंदर बारिश हो जाए, ये नहीं कि मेरी उम्र रोडों के ऊपर खड़ा हो जाता है और फिर वो उसको निकलने के लिए अंदर अच्छा जी, घंटों बट लग साहब जाते हैं। एक वो रिवायत के मुताबिक हम सुनना शुरू कर देते हैं कि जी मॉनसून की प्लानिंग शुरू हो गई है, ड्रेनों की सफाई शुरू हो गई है, वासा एक्टिव है, मुतल्लिका इदारे एक्टिव हैं। लेकिन अब मेरा जब से सहाफ़ती करियर मैंने तो शुरू किया है, मैं हमेशा से देखती हूँ सड़कों पर पानी भी जमा होता है, हादसात भी होते हैं, करंट लगने के वाक़यात भी होते हैं। आपके पैचवर्क क्योंकि नहीं होते, खड्डों में गाड़ियाँ भी लोगों की जा लगती हैं। इसी तरह से जो हमारी वॉल्ट सिटी वाली साइड है वहाँ पे दीवारें गिरने के वाक़यात भी होते हैं। और फिर ये आपके सामने ये वाला वाक़या भी हुआ। तो ये सिर्फ कागजी कार्रवाइयों की हद तक होता है, ना इस पर कोई इम्प्लीमेंट करता है, ना हम अफसोसनाक वाक़यात से कुछ सीखते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि हम अपने जो हमारे साथ वाक़यात पेश आते हैं हम उससे सब नहीं हासिल करते हैं। हम कहते हैं बस ठीक है यार जड़ा होना सी अल्लाह दी मर्जी, हम हर चीज़ अल्लाह के ऊपर, ओ यार अल्लाह दी मर्जी, ओ यार अल्लाह दी मर्जी। भाई अल्लाह की मर्जी तो है, आपकी मर्जी क्या है? देखिए हालात थोड़े से आप ये कह लें 100 में से 1% बेहतर हुए हैं। लक्ष्मी चौक में पानी खड़ा होता था, देखिए साबिक हुकूमत को क्रेडिट देना चाहिए, जिसने काम किया वहाँ पे अब उस तरीके से पानी खड़ा नहीं होता, निकल जाता है। लॉरेंस रोड पे आप चले जाएं, वहाँ पे तूफ़ानी कैफियत होती थी, वहाँ पे भी शदीद किस्म की, वहाँ पे भी बेहतरी पैदा हुई है। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ आपने की, अगर यही काम आप बाकी रोड्स के ऊपर करें, पैच वर्क की आपने बात की, खड्डे क्यों पड़ जाते हैं? कभी आपने इस बात के ऊपर गौर किया है? खड्डे इसलिए पड़ जाते हैं कि आप जिन सड़कों के ऊपर पैच वर्क करते हैं आप सिर्फ उतने हिस्से को थोड़ा सा उधेड़ते हैं, उसके ऊपर लूक और बजरी डालते हैं और बुलडोज़र चला के उस सड़क का पैच मुकम्मल कर देते हैं। बाकी सड़क को आप दुरुस्त नहीं करते हैं जगह। और जब बारिश होती है, देखें हमारे यहाँ पे मौसम गर्म भी है, सर्द भी है। बारिश के फौरन बाद धूप निकल आती है। बिल्कुल मैंने ये ऑब्जर्व किया है, कल ऐसा हुआ है, कल अभी देखिए बारिश के बाद जब धूप निकलती है, जिस जगह पे आपने पैच वर्क लगाया हुआ, चूंकि आपने वो सिर्फ कागजों के अंदर पैसे ज्यादा शो करके, यानी कि 100 रुपए का काम जो है आपने 100-150 रुपए में शो करके उसके 150 रुपए चार्ज कर लिए, लेकिन वहां पे बुनियादी तौर पे आपने लगाए 20 रुपए सिर्फ। जब वो धूप पड़ती है तो वो सारा खड्डे में तब्दील हो जाता है। ऐसे ही है। आप ऑनेस्टली ईमानदारी के साथ काम नहीं करते हैं अपना, इस वजह से सारी सूरत हाल पैदा हो रही है। नियतों की खराबी है ना, यही नहीं कुछ करने देती नियतों की और जेबें भरने की जो खराबी है ना हमारी, वो दूर नहीं हो रही है। इसी वजह से ये सारी सूरत हाल है। अब मानसून आ रहा है जी, हमने वो जो आपने बात की, अब प्लानिंग शुरू कर दिया है। खाक प्लानिंग होती है, आप मुझे बताएं, पानी खड़ा हो जाता है, ट्रैफिक सारी स्टक हो जाती है, कितने जाएंगे लोग की। अच्छा फिर आप ट्रैफिक आपकी सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मेरा तो ये फेवरेट सब्जेक्ट है ना ट्रैफिक। सड़क पर खारदारे तारे लगाकर बैरियर्स रख के ट्रैफिक ब्लॉक करके ट्रैफिक का रुख मोड़ देना, इस पर आप इनामात और
सर्टिफिकेट्स की भरमार कर देते हैं। बहुत अच्छे इंतजाम किए, जबरदस्त इंतजाम, वेरी गुड, थम्स अप, वेरी गुड है। और जब असल इम्तिहान तो अब आता है जब ट्रैफिक ब्लॉक होती है। आपने कभी, आप ट्रैफिक में भी आप भी कई दफ़ा फंस जाती होंगी, आपने कभी देखा ट्रैफिक कांस्टेबल आपको उस ट्रैफिक हजूम के अंदर ट्रैफिक निकलवाता हुआ नजर आए? कभी आपने गौर किया? नहीं, कभी आपको नजर नहीं आएगा ट्रैफिक कांस्टेबल। ट्रैफिक क्यों जाम होती है? ट्रैफिक इसी वजह से जाम होती है कि वहां पे आपके जिन लोगों ने ट्रैफिक कंट्रोल करनी है वो वहां पे आपको अवेलेबल नहीं होंगे, तो शहर तो स्टक होगा ही होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। एम्बुलेंसें दरमियान में फंसी रहती हैं। आप सिर्फ वाह ना करें, कुछ थोड़ी सी हक हलाल करके भी खा लें। हक, यहाँ पे हमारे प्रॉब्लम ये कि हमने हक हलाल करके नहीं खानी है। इसी वजह से जो है हमारे ऊपर ये तमाम हमारे मसले मसाइल जो है वो हल नहीं हो रहे हैं। सब कुछ हम अल्लाह पे छोड़ देते हैं। भाई अल्लाह पे जरूर छोड़ें, अल्लाह नहीं कर, उसको पता है अब क्या हो रहा है, इसके बाद क्या होना है और क्या होगा, सब कुछ उसके। लेकिन हमने भी कुछ करना है, हमारी भी जिम्मेदारी है या नहीं है? हमने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करनी है। उसी वजह से बारिश हो जाए हमारा ना फीडर ट्रिप हो जाते हैं, ऐसे ही ज्यादा गर्मी पड़नी शुरू हो जाए हमारे फीडर ट्रिप हो जाते हैं। यानी कि आप मुझे बताएं कि लेस्को पूरे पाकिस्तान के आप ले लें, लेस्को गैसको वो जो केपीके का है, सिंध के अंदर है, पूरी इलेक्ट्रिसिटी आप ले लें। आप मुझे बताएं किसी जगह पर क्या हमने कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की? हमने क्या अपने सिस्टम को अपग्रेड किया? तारे हैं वैसी की वैसी बिखरी हुई हैं, हमारे जो ग्रिड स्टेशन है वो वैसे के वैसे हैं। कभी इसके ऊपर आप शायद सिप्रा साहब के साथ बैठ के सिर्फ एक प्रोग्राम करें, वो आपको खामियां बताएंगे क्या क्या खामियां हैं, कितने पैसे, यानी कि आप जो आम आदमी से चार्ज करते हैं बिल 10-10 हज़ार से कम तो किसी का भी बिल नहीं आ रहा। पता नहीं कौन कौन से उसके अंदर सरचार्ज आपने लगाए हुए हैं। हर थोड़े दिन बाद आप बिजली का रेट बढ़ा देते हैं, और जब इस तरह की सिचुएशन होती है बिजली यूं करके गायब हो जाती है। कहां से और कल से प्रॉपर एक इलाकों की लिस्ट हमारे पास है जहां से लोग घंटों घंटों बिजली गायब रहने की शिकायत कर रहे हैं। तो हमारे पास ये भी बार बार इशू यही आता है कि जी कहीं पर बारिश हुई और आपकी लाइट जो है वो घंटों गायब हो गई। अब हमेशा लेस्को भी तैयारी के लिए टाइम मांगता है। हम सर्दियों में देखते हैं कि जी लोड मैनेजमेंट के लिए तैयारी की जा रही है, घंटों बिजली गायब है, लाइनों पे काम किया जा रहा है, घंटों बिजली गायब है। उसके बावजूद जब कभी भी ये मौसम होता है तो लोगों को भुगतना पड़ता है। और आप ये कह देते हैं कि जी ऑब्वियसली लाइन स्टाफ बारिश के दौरान तो काम नहीं कर सकता, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि लोग अब जो लोड शेडिंग की वजह से परेशान हैं, बट सब उस पर भी कोई जवाब देने को तैयार नहीं। आपने घंटों की बात करके ना बड़ा कसरे नफसी से काम लिया है। दिनों की बात करें, कल एक स्टोरी में मेरे पास आई, 3 दिन से उस इलाके के अंदर बिजली गायब है। तो अंदाजा 3 दिन से बिजली, आप मुझे बताएं जिस इलाके में, और बिजली गायब होने का मतलब है आपके इलाके में पानी भी गायब है। पानी भी, यानी कि आपकी मुकम्मल जो जिंदगी की रफ्तार है वहां पे मुंजमद है। आप वहां पे कुछ नहीं कर सकते हैं। और फोन करें, फोन आपको बिजी मिलेगा, फिर मुजाहरे होंगे, फिर लोग सड़कों पर निकलेंगे, फिर आप कहेंगे लोग आके बाहर तोड़फोड़ करते हैं, लेस्को के दफ्तर में तोड़फोड़। भाई लोग क्या करें जब आप लोगों से बिजली के बिल पूरे वसूल कर रहे हैं, हर थोड़े दिनों बाद बिजली की कीमत के अंदर आप इजाफा कर रहे हैं, आप उनको बिजली प्रोवाइड नहीं कर रहे यार। कम से कम ये तो करें ना भाई, आप बिल ले रहे हैं, मुकम्मल बिल ले रहे हैं ना, तो फिर बिजली प्रोवाइड करना भी आपकी जिम्मेदारी है। मुश्किल वक्त के अंदर लेस्को अगर बिजली फराहम नहीं कर रही है तो फिर सीधी तरह कहते भाईजान साढ़े को बिजली नहीं गई। और व्हाट्सएप इस स्टेज पे आ चुके हैं, लोगों की बिजली गायब है, बारिश हो जाए तब भी गायब है, गर्मी की शिद्दत बढ़ जाए तब भी गायब है, और भारी मतलब है लालटेन ते दीवे जड़े ने वो स्टोर कर लिए है ना, वे कि उन्हें तो भी टैक्स लग जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, भारी भरकम बिल से लोग जो हैं वो भी तंग आ चुके हैं। खैर ये थी हमारे पास जी स्टोरी जो हमने डिस्कस की है। वाकई लोगों की परेशानी जो है उसका तो अजाला कोई भी नहीं करने को तैयार है, और ये परेशानी अब देखें जी कब तक इस तरह से रहती है। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और कल हमने इस चीज़ का जिक्र किया था कि मुआशरती इक़दार कहाँ हैं। एक तूफ़ान बदतमीज़ी जो कि सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की वजह से बर्पा होता चला जा रहा है, और ऐसा ही हुआ। कल कासिम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और जिन्होंने कहा कि जी अभी आप 2 दिन में देखिएगा एक लिस्ट ऐसी आ जाएगी। आई डोंट नो कि ये मुआशरा जो है किस सिमत में जा रहा है, हम लोग किस तरफ जा रहे हैं।
ये चीज़ें समझ से बाहर होती चली जा रही हैं। आप लोगों ने सभी ने सोशल मीडिया पर ये वीडियो जो कल रात से हम देख रहे हैं वायरल हुई, मीनारे पाकिस्तान पर लड़की से बदसलूकी का वाक़या, और उसके बाद चिंची पर भी एक वीडियो जो है, दोनों तरह से आप बात करें। देखें, जो आईजी साहब ने नोटिस लेके किया ना, वो कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, ये असल मामला और है। जो ये अफसरान मुअत्तल किए, ये तो बहाना बनाया गया है उस वाक़े को बना के। असल में इसके मुहर्रिकात कुछ और हैं। अच्छा। कुछ हमारे मिनिस्टर्स आए हैं नए, कुछ उनके मामलात हैं उनके साथ। आपने तो कहानी तब्दील कर दी है, मैं तो खुश हो रही थी। नहीं, देखें, एडी साडी पुलिस चंगी नहीं हैगी कि इंज करके जड़ा है ना, उस एक वाक़े की अभी तहकीकात ही शुरू नहीं हुई है। देखें, एक वाक़े की तहकीकात ही शुरू नहीं हुई और आपने पहले ही मौरद इल्ज़ाम ठहरा के 5 अफसरान ओ जा चुप के मारते ने। देखिए, मैंने कभी पुलिस की साइड नहीं ली, लेकिन मैं इस मामले पे बिल्कुल उनकी साइड लूंगा, इन अफसरान की। आपने उन अफसरान के बारे में अभी तफ्तीश का आगाज ही नहीं किया, तफ्तीश की कोई रिपोर्ट ही नहीं आई है। आपने उन 5 अफसरान को आप बताए ना भाई कि फलां मिनिस्टर के साथ इनके मामला थे, फलां मिनिस्टर का केस था जो नहीं प्रोसीड हो रहा था, हमने उस चक्कर में इनको उड़ा दिया। बताए ना, ये नहीं बताएंगे, ये कहेंगे जी हमने उस वाक़े में, यानी कि आप हमदर्दी भी ले रहे हैं और अपनी एफिशिएंसी भी जाहिर कर रहे हैं। ये हो गया एक पहलू। जो दूसरी बात है, जो वो खातून वाला वाक़या है, उन लोगों से माजरत के साथ जो उनकी हमायत कर रहे हैं, हर खातून की, हर मर्द की इज्जत उसके अपने हाथ में होती है, ख़ुसूसन ख़वातीन की इज्जत। जब आप किसी को इन्वाइट करेंगे, ये मेरे ज़ाती ख्यालात है, मेरे इदारे के नहीं, ये मेरे ज़ाती, मैं पहले आपको अर्ज़ कर दूँ। जब आप किसी जगह पर पब्लिक प्लेस के ऊपर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पे ये डालेंगे कि जी मैं कल फलां जगह पे आऊँगी, मेरे जितने चाहने वाले हैं वो वहाँ पर पहुँच जाएं, ठीक है, और वहाँ पर आके मैं आके फ्लाइंग किसेस करूँ, यूं करूँ, तो आपका क्या ख्याल है? वहाँ पे जो इतनी बड़ी पब्लिक आई हुई है, उनमें से चलें मैं मान लेता हूँ 100 बंदा है, 100 बंदों के अंदर से 10 बंदे शर्मो हया वाले होंगे, चलें ज़्यादा मार्जिन दे दें, आप 50% होंगे, बाकी जो 50% लोग होंगे। साहब, ये किसी का पर्सनल मैटर था, जो हुआ हम उसको एक साइड पर रखते हैं। अब इस तरह के वाकयात को रोकना है, क्योंकि इसके बाद हम जिस तूफाने बदतमीजी की बात कर रहे हैं, वो कल एक और वीडियो आ गई। हमने कहा कि जी सीएम साहब ने नोटिस ले लिया, हमने कहा कि जी कमिश्नर साहब ने भी मुलाकात की उस लड़की से और इजहार यकजहती किया और कहा जी कि इस तरह के वाकयात नहीं होने चाहिए। वाकयात रुक नहीं रहे। कल आपको एक और वीडियो नजर आ गई। अब हम किस तरह क्या करें, किस तरह से इन वाकयात को रोके? सवाल ये पैदा होता है। आप नहीं रोक सकती है ना, माजरत के साथ नहीं रोक सकती। आप हर खातून के साथ एक पुलिस वाला नहीं दे सकती हैं। हम मुआशरती तौर पर, इखलाकी तौर पर अब शर्मनाक हद तक नीचे चलेंगे। हाँ, असल वजह क्या है? असल वजह यह है कि हम बतौर वालिदैन अपने बच्चों को इखलाक कियात के ऊपर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो गए हैं। बिल्कुल सही पॉइंट आपने उठाया। जिसका बच्चा हम एंटरटेनमेंट के जरिए से इन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल शुरू करते हैं, लेकिन वो हमें किस तरफ लेके जा रहा होता है, इसका नुकसान हमें बाद में। जिसका बच्चा, आप मुझे बताएं, रात 11 बजे के बाद घर में दाखिल होता है, क्या कभी क्या उसके घर के अंदर उसके वालिदैन ने, उसकी वालदा ने, उसकी वालिद ने उससे पूछा पुत्र कित्थों आया इस टाइम, केड़ा टाइम है तेरा आंदा, कित्थे गया सा, किदे नाल मिल के आया है, मोटरसाइकिल ते क्यों गया सा, की कर रहे? कभी किसी वालिदैन ने पूछा? वो ठीक है जी, बच्चा गया था, दोस्तों के साथ गया था, आ गया। और यहाँ से चीजें खराब होना शुरू हो जाती हैं। ये वजह है एक पब्लिक प्लेस और शहर लाहौर का मैं कह सकती हूँ कि जी चेहरा है मीनारे पाकिस्तान। आप इतने स्पेशल दिन वहां पर गए हैं, वहां की सिक्योरिटी पे सवालिया निशान था। जो कुछ भी हुआ, सिक्योरिटी एहलकार कहाँ थे? इस पर जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर ग्रेटर इकबाल पाक और डिप्टी डायरेक्टर को मुअत्तल किया गया है, मेरे ख्याल से ये लोग बाकी जिम्मेदार हैं। बट देखिए, जिम्मेदार तो हैं, मैं नहीं कहता हूं कि जिम्मेदार नहीं है, लेकिन ये नेक्स्ट टाइम के लिए सबक है कि अगर आपका कोई स्पेशल इवेंट है, आपने लोगों की आने के लिए इंतजामात किए हैं, तो फिर आप उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। सर, आप अभी मेरे से लिखवा लें, किसी भी जगह पर आप चले जाएं, ऐसा ही होगा। रीजन उसकी ये है, आप सिक्योरिटी किस किस को फराहम करेंगे? सिक्योरिटी की बिल्कुल जिम्मेदारी है, लेकिन आप जितने पब्लिक प्लेसेस हैं, जितने इस तरह के प्लेसेस हैं, आप वहाँ पे चले जाएं, आपको कहाँ पे सिक्योरिटी नजर आएगी? वो बेचारे 2-4 जो वहाँ के सिक्योरिटी एहलकार होते हैं, ग्राउंड के इंतज़ामिया के, वो किस किस को पकड़ेंगे आप? मुझे ये बताइए।
असल में जो असल मसला है, इस कैंसर को उखाड़ने के लिए, इस कैंसर को ख़त्म करने के लिए अपने घरों से शुरुआत करें। ये मत करें कि सिक्योरिटी देखेगी, सिक्योरिटी ये करेगी, सिक्योरिटी जो है वो सब जगह पे नजर रखेगी। क्योंकि अगर आपने नहीं पुलिस हो एहलकार सकता। मुअत्तल कर दिए, आपने सिक्योरिटी इंचार्ज मुअत्तल कर दिए, आपके घरों से आप अपने बच्चों की तरबियत ही अच्छी नहीं करेंगे, अपने बच्चों की परवरिश ही अच्छी नहीं करेंगे, अच्छे बुरे की तमीज़ ही नहीं सिखाएंगे, तो फिर ये वाकई वाकयात एक बच्चा, आप जिस बच्चे को मर्जी देख लें ना, माजरत के साथ उसके हाथ में मोबाइल है, किसी भी रोड पे खड़ी है, आपको रोजाना कहीं ना कहीं लोग टिकटॉक बनाते नजर आएंगे, फेसबुक के ऊपर चैट करते नजर आएंगे। भाई जरूर करें, कोई नहीं रोकता, टेक्नोलॉजी का ज़माना, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, हमारी इखलाकी इक़दार ख़त्म हो गई हैं, मकसद लोगों के पास कोई नहीं रह गया, बेमकसद चीज़ें बेमकसद चीज़ें, बिल्कुल एग्जैक्टली यही। और ये जिम्मेदारी है बतौर वालिदैन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने बच्चों को सीधी राह के ऊपर लेकर आऊं। लेकिन जब आप टीवी के ऊपर कुछ चीज़ें ऐसी दिखाएंगे, सोशल मीडिया आज़ाद है, सोशल मीडिया के ऊपर किसी किस्म की कोई लगाम ही नहीं है, जो मर्जी आए, जिसके बारे में मर्जी आए आप कत्ल का फतवा जारी कर दें, जिसके बारे में मर्जी आए आप उसकी हुब्बुल वतनी के ऊपर उसको गद्दारी का सर्टिफिकेट दे दें, जो मर्जी आए आप गन रख के अपने यहाँ पे वो खाली ट्रिगर दबा दें और कहें देखें जी मैं देखें कितना बहादुर हूँ, तो फिर इस तरह की चीज़ें होंगी। खैर, इस पे शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, फौरी तौर पर जो जिम्मेदार हैं उनको सामने भी लेकर आना चाहिए, उनको करार वाकई सजा भी देनी चाहिए, उनको मिसाल भी बनाना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए अगर कोई ऐसी हरकत करना भी चाहे तो उसको पता हो कि जी क्या हाल होता है, और वहां तक पहुंच के किस तरह से उनको लोगों के सामने मिसाल बनाया जाता है, ये चीज़ वाज़ेह होनी चाहिए। इस तरह के जो हरकत हैं उनमें मुलव्विस लोगों को जो है वाकई सजा भी देनी चाहिए, जेल के पीछे भी फेंकना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ इस खबर को हम इस तरह भी वाइंड अप करेंगे कि आप चाहे जितने मर्जी पुलिस एहलकार, जितने मर्जी सिक्योरिटी एहलकार मुअत्तल कर दें, जब तक आप अपने बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं करेंगे, घर में बच्चों को अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं सिखाएंगे, वो चाहे आपका बच्चा है चाहे बच्ची है, दोनों की इक्वली आपको अच्छी तरबियत करनी है, तब तक ये वाक़यात नहीं रुक सकेंगे। आप किसी पार्क में ये वाक़या रोक लेंगे, आप यूनिवर्सिटियों में, आप घरों में, आप जगह जगह ये वाक़यात हो रहे हैं, कैसे रोकेंगे? तो ये सब चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ जुड़ी हैं आपके बच्चों की तरबियत के साथ। थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो सस्ते घर किस तरह से महंगे हो गए। हुकूमत ने ख्वाब दिखाए थे कि जी आपको सस्ता घर मिलेगा, और जगह जगह बैनर्स भी लगाए थे, लोगों को खुश भी किया था, अब ये महंगे क्यों हो गए हैं? इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। ने जी एक और वादा वफा नहीं हुआ, और एक और ख्वाब दिखा के वो बुरी तरह से जो है वो बेदार भी कर दिया गया है। आवाम को सस्ता घर मिलना था, ये सस्ता घर महंगा कैसे हो गया? नया पाकिस्तान स्कीम के तहत अब एक फ्लैट 29,09,500 रुपये का हो गया है। बट साहब ये किस तरह से महंगा हो गया सस्ता घर? तो क्या ख्याल है आपका? वो आपको ऐसे ही दे देते 19-20 लाख रुपए में दे देते? क्या ये तशहीर करने के लिए सिर्फ सब कुछ किया? तो ऐसे ही होता, और क्या होता है? आपको पता बार कंस्ट्रक्शन का जो सामान है वो कहाँ पर जा रहा है, उसकी प्राइसेस कहाँ पर है? बिल्कुल, वो यूं आसमान, मेरा ख्याल है वो खला में पहुंच रही है। आप उनकी साइड ले रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन का सामान महंगा हो गया इसलिए ने घर, ये सस्ते घर महंगे कर तो सर वो इसीलिए तो कर रहे हैं। देखें मेरी बात सुने, इस हुकूमत ने हर सब्सिडी किस चीज की देनी थी? तो नहीं देनी ना सब्सिडी। आपको किसने कह दिया था कि सब्सिडी देंगे? मुझे तो ये समझ नहीं लगती। मैं तो वो नारे सुन रही हूँ, मैं तो वो दावे सुन रही हूँ। हम तो यहाँ पर बुला के मेरी बात सुने, नारे लगाने के लिए होते हैं, उसके ऊपर अमल दरामद थोड़ी होता है कि नारे आप लगाएंगे और उसके ऊपर अमल। ये कोई लिख के दे दिया था उन्होंने कि हम इसके ऊपर अमल दरामद करेंगे? है आपके पास सबूत कि उन्होंने ये कहा था कि हम क्या कहते हैं इसके ऊपर अमल दरामद करेंगे? सर इससे बड़ा क्या सबूत है? आप पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पे आगे मेरी बात सुने, लिख के तो नहीं दिया ना, जो बात की वो निकल गई, वो टंग ऑफ स्लिप हो गई, जबान से निकल गई, बस ठीक है, गई हवा में इधर उधर चली गई। एम ही कह रहे हैं भाई, ऐसा ही होना है। अभी तो उन्होंने कहा ना कि कीमत 2 लाख बढ़ाई है, जब ये तैयार हो जाएंगे, अल्लाह करे कि तैयार भी हो जाए, मिल भी जाए इस हुकूमत के दौर में, मेरी तो दुआ है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि जिस बंदे के पास अपना घर नहीं है, जो किराए के मकान के अंदर रहता है, उसकी तकलीफ क्या है, मैं ये तकलीफ बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन जब ये तैयार हो जाएंगे, आप दुआ ये कीजिए कि ये जो 2 लाख रुपये बढ़ाए, ये 2 लाख रुपये से ज़्यादा ना चला जाए। क्योंकि मुझे पता है ये अभी कितने का हो गया जी, 29 का हो गया ना।
ये अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। रुक जाएं, आप इससे भी आगे लेके जा रहे हैं। मैं इसलिए लेके जा रहा हूँ कि मुझे जो रियलिटी नजर आ रही है मैं आपको वो बयान कर रहा हूँ। देखिए ये नारे होते हैं इलेक्शन स्टंट, यानी जो लोग इसका हिस्सा बन जाएंगे उनको भी भुगतना पड़ेगा, यानी उनसे भी बाद में पैसे ज्यादा वसूल किए जाएंगे, उनके भी गले की हड्डी को ये गले की हड्डी बना दी जाएगी, ना वो इसको निगल सकेंगे जी, exactly. ना इसको अंदर लेके जा सकेंगे। एग्जैक्टली ये तो ऐसे ही है, ऐसे ही है सर। उसकी जो है वो तोजी पेश करेंगे ना कि जनाब सामान जो है वो महंगा हो गया है, कंस्ट्रक्शन का सामान महंगा हो गया, क्या करें, कॉस्ट जो उनसी है वो ज्यादा आ रही है, किस तरीके से करें। अच्छा फिर अगर आपको वो इसमें देंगे तो फिर जो उसकी कंस्ट्रक्शन होगी उसके अंदर जो सामान इस्तेमाल होगा वो नाकिस होगा, नाकिस होगा। फिर जब ये हुकूमत चली जाएगी अगली उसका भी फिर आपको नतीजा भुगतना पड़ेगा। लोग अभी भी भुगत रहे हैं सर। नारे होते हैं सिर्फ लोगों को बहलाने के लिए। मैंने नहीं देखा कि अब तक जो गवर्नमेंट्स आई उन्होंने अपने नारों के ऊपर हकीकी तौर पर आवाम को इम्प्लीमेंट करके दिखाया हो। आप मुझे बता दें, पीली टैक्सियां भी आई, कितने गई हैं पीली टैक्सियां, कोई याद है कि नजर आती है? ठीक है, इस हुकूमत ने कहा हम कितने लोगों को रोजगार देंगे, 50 लाख, पता नहीं कितने लोगों मैं को भी भूल देना गया, था, मेरे ख्याल से जिनका रोजगार मैं पीटीए का बीट रिपोर्टर मैं भी भूल गया जो कितने गए। किसी को रोजगार मिला, बेहतर है वैसे मैं आपको बताऊं। वाकई सही कह रही हैं, रोजगार मिला बिल्कुल नहीं। ये आप देखें पीटीआई हुकूमत का ये चौथा साल जा रहा है, तीसरा ये चौथा साल। अब अगला साल जो है वो इलेक्शन कैंपेन का साल है। अगर हुकूमत ने बनाने होते तो ये बना के पहले देता। अभी ये अगले फेज में जाएंगे, हम अगले फेज के अंदर जो है वो आपको इसकी चाबियां देंगे। ये कंप्लीट भी नहीं होंगे, बिल्कुल सही, ये भी मैं आपको बता रही हूँ, ये कंप्लीट भी नहीं होंगे। सर लोगों को चाहिए कि वो नारों नूरों के ऊपर ना जाए, तब्दीली का जो ख्वाब दिखाया गया उससे बाहर निकल के हकीकी जिंदगी में आए। हम असल में हकीकी जिंदगी में आने के लिए तैयार नहीं है। पीटीआई की कोई आपके ज़हन में आता हो जो उसने वादा पूरा किया हो, कोई एक वादा बता दें, कोई एक मंशूर का, कोई एक। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं आना चाहिए ना, मैं तो सस्ते घरों पे खुश थी कि चले आवाम आपने वोट दिया है तब्दीली को क्यों नहीं देता? बट अब बहुत लोग भुगत रहे हैं, तो अब क्या किया जा सकता है? देखिए मैं तो इसलिए कह रहा हूँ आपने वोट दिया, मैं वोट नहीं देता, मैं वोट नहीं देता। तुसी हर जो मैं बहना आके तुसी मैं ताने मार दे सो पीटीए ते तुसी बीट रिपोर्टर थे ना, इस वजह से। तुसी मैं दसो। चलें जी, ये तो आवाम को ख्वाब दिखाया गया था और ये ख्वाब अभी आगे जाके आपके साथ क्या सलूक होगा वो भी भट्ट साहब ने पेशगोई कर दी है कि मजीद महंगा होने का भी खदशा है। तफरी का मौका, खाने का तो महंगी है ही हैं, अशिया खुरोनोश तो महंगी कर ही रखी हैं। चिड़ियाघर वो जगह है जहाँ पर हमें पता है जी लोग बहुत शौक से जाते हैं, कोई भी त्यौहार हो शहर का तो हम देखते हैं सबसे ज़्यादा रश चिड़ियाघर में होता है। और चिड़ियाघर में भी अब क्या हुआ जी, 40 रुपये का टिकट बड़ों का जो था जी, तफरी भी महंगी कर दी गई है। चिड़ियाघर में बच्चों का टिकट 40, बड़ों का 60 रुपये का हो गया है। अब इसकी बात से आप क्या वजह है? सर महंगाई, सर महंगाई। सर देखिए लोग वहाँ पे चिड़िया देखने आते हैं, चिड़िया उनको नजर नहीं आती है, ठीक है ना, तो फिर अब चिड़िया को देखने के लिए जो है वो पार्किंग फीस अलहदा है, सांप घर की अगर आपने सैर करनी है तो अलहदा है। यानी ये जो लवाजमात साथ जोड़े गए हैं ये आपकी एंट्री फीस के साथ उसके अलावा ये चीज़ें हैं। अगर आप अपने 2, 3, 4 बच्चों को लेकर जा रहे हैं तो अच्छे खासे पैसे जमा करके लेके जाएं। और सर मैं आपको बताऊं वहाँ पे जाके बच्चे बड़ा मायूस होते हैं, जिस तरीके से जानवर वहाँ पे रखे गए हैं, जानवर सामने नहीं आते। वैसे मैं तारीफ नहीं कर रही, शहबाज शरीफ साहब काफ़ी एक्टिव भी हो गए थे इस मामले को लेकर कि चिड़ियाघर में जानवर भी लेकर आने, बच्चों की तफरी का सामान भी वहाँ पर लेकर आने। अभी भी सूजी के बाद कुछ नहीं ना आया, कुछ नहीं आया, जिराफ के बाद भी कुछ नहीं आया। लेकिन ये 2 मेन हाँ खूबसूरती जो अट्रैक्ट करते हैं बच्चों को। आप अगर पिछले दरवाजे से जो लॉरेंस रोड वाला दरवाजा उससे एंटर हो तो अंदर एंटर होते ही सबसे पहले आपको एक लंबी सी 2-3 गर्दनें नजर आती थी, बच्चे वहीं से खुश हो जाते थे, जिराफ नजर आ गया, जिराफ नजर आ गया। हम खुद जाते रहे, मैं यानी कि मैं खुद अपने बच्चों को लेके जाता हूँ बड़े शौक से, बावजूद इसके कि बच्चा पहले भी जाते रहे, अब बड़े हो गए चले, लेकिन उसके बावजूद जितनी दफा भी जाए बच्चों की एक्साइटमेंट का लेवल वही होता है। अगर आप माल रोड वाले गेट से अंदर एंटर हुए हैं तो आपको सबसे पहले जो है ना हाथी नजर आता था, हाथी और गैंडा। अब आप वहां पे जाएं, जानवरों का हाल देखें आप, यानी कि ये जो आमदन आप इकट्ठी करते हैं ये कहाँ पे जाती है चिड़ियाघर की, किसके ऊपर खर्च की? और चिड़ियाघर के अंदर के हालात भी अब इतने बुरे हो गए हैं, लोग शिकायतें करते हैं, ना तो जानवरों के पिंजरे साफ किए जाते हैं, गंदगी बदबू वहाँ पर अलहदा है। तो फिर आपकी ये चीज़ें
महंगी करना, टिकटें महंगी करना, ये भी जवाब समझ सर रेवेन्यू आप जनरेट कर रहे हैं ना, देखें वहाँ पे जितने लोग आते हैं अब वो वीकेंड पे ज़्यादा आते हैं, जुमे को और सैटरडे को और संडे को, ये 3 दिन है जब लोगों का पीक का रश होता है। लोग आते हैं आउट ऑफ सिटी से कि लाहौर का चिड़ियाघर देखने जाते हैं। जब आप चिड़ियाघर के अंदर एंटर होते हैं तो आपको मायूसी होती है। आप मुझे बताएं, आप सिर्फ एक रेवेन्यू का तरीका आपने जनरेट किया हुआ, जेबें भरनी है बस। यस, वही मैंने कहा ना, ये पैसे जाते किधर हैं, किसके ऊपर लगते हैं? जानवरों के ऊपर खर्च होते हैं, जानवरों इंसानों के ऊपर तो खर्च करने के लिए आप तैयार पैसे सिर्फ जेबों में जाते हैं। भट्ट साहब अभी ये चीज़ें तो वाजे हो चुकी हैं। हमने फिलहाल ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अगली खबर डिस्कस करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। लेस्को के महकमाना इम्तिहान में अफसरान की काबिलियत का पोल खुल गया है, और वो जो हम इतने सारे मसाइल का जिक्र करते रहते हैं कि जी लेस्को में ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, जब आपके पास अफसरान इस लेवल के होंगे कि जी आपके अफसरान 30 में से 22 फेल हो जाएं, तो फिर ये सब तो होगा। बट साहब क्या कहेंगे? देखें, ये तो सिर्फ लेस्को है, अगर आप बाकी महकमों के अंदर भी जाएंगे तो मुझे लगता है कि वो सारे अफसरान फेल हो जाएंगे। जब आप सिफारशी कल्चर को प्रमोट करेंगे तो उस सिफारशी कल्चर में फिर यही कुछ होगा ना। 30 में जो आप वादों की बात कर रहे थे, नारों की बात कर रहे थे, उसमें मेरिट का भी एक वादा था। अच्छा, मेरिट का था? बिल्कुल था। ओ तड़ी खैर हो गई। देखे ना, आपने वोट दिया हुआ, आपने बता दिया, आपको याद है। नहीं, मैं तो सिर्फ नारे डॉक्टर साहब याद रखने पड़ते हैं। नारे आपको सारे याद है, लेकिन आप अगर आप नाम बताना चाहें तो वो एक अलग सी बात है। चले, मेरिट जो था वो तो बार बार जिक्र किया जा रहा था कि जी। तो मेरिट आप मुझे बताएं कि इस टेन्योर के अंदर आपको किसी जगह पे मेरिट नजर आया? किसी भी जगह पे आपने जो इंतजामिया का बंदा आया, जो वो ना, कल एक अफसर ने बड़ी जबरदस्त बात की, ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, मैं अफसर का नाम नहीं लूंगा। उसने कहा हम तो इस हुकूमत के दौर में जिनसे है ना वो डाकिये लगे हुए हैं। अच्छा। इधर से उठाया पोस्ट, डाक लेके इधर आई, इधर रखी, बाद में पता लगा नाकिस कारकर्दगी का कह के है वो लाहौर से ट्रांसफ़र कर दिया काने काछे गए हैं तो वहाँ से उठा के मुरीद के फेंक दिया। तो देखे ना, जो काम करेगा तो वो तो फिर ऐसे ही होगा ना। अब आप सिर्फ ये लेस्को नहीं, मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, कोई भी महकमा आप उठा के देखेंगे, किसी महकमे के अंदर भी इम्तिहान लेंगे तो आपको काबिलियत लेस्को अफसरान की मैटर कितनी करती है? मुझे सिर्फ ये बता दें कि काबिल होना इस पोस्ट पे कितना ज़रूरी है। हम लोग तो चलें इसको गैर ज़रूरी समझ रहे हैं, भर्तियाँ भी हम कह रहे हैं, नॉर्मली लोगों को पता भी नहीं होता कि किस सीट के अहल किस बंदे को होना चाहिए। क्या वाकई बहुत काबिलियत का बंदा यहाँ पर बैठना चाहिए? देखिए, मैं कोई टेक्निकली तौर पर तो नहीं बता सकता, इसके ऊपर सिप्रा साहब ज़्यादा बेहतर रोशनी डाल सकेंगे, लेकिन किसी भी बड़ी सीट के लिए उस सीट अगर आप ऑब्वियसली कुछ SOPs जो हैं उसके होते हैं और उसके अकॉर्डिंग अगर वो बंदा नहीं होगा तो वो उस तरह से डिलीवर भी नहीं कर सकेगा। देखिए, अगर आप किसी कंप्यूटर ऑपरेटर को उठा के एडमिनिस्ट्रेटर की सीट पे बिठा दें और आप उससे ये तवक्को रखें कि वो एडमिनिस्ट्रेशन ठीक चला लेगा, तो मेरा ख्याल है कि फिर उस जिसने बिठाया उस बंदे के बारे में उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा मिसमैनेजमेंट की सूरत में। थैंक यू सो मच भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, मौसम की कुछ सूरत हाल हमने जाननी है और हमारी रिपोर्टर माइदा इस वक्त बाहर मौजूद है, उनसे जानते हैं मौसम कैसा है। ओवर टू यू। अगर लाहौर के मौसम की तो लाहौर का मौसम आज थोड़ा गर्म है, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत बताई जा रही है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड है और कम से कम जो दर्जा हरारत बताई जा रही है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके साथ जो है वो आज सारा दिन में बारिश के जो अमकानात बताए जा रहे हैं वो सिर्फ 40% बताए गए हैं और हवा में जो नमी का तनासुब है वो 68% बताया जा रहा है। लेकिन क्योंकि धूप भी है लेकिन हवा जो है वो भी साथ साथ चल रही है तो वो धूप की जो ये तपिश है उसको थोड़ा सा कम कर रही है। इसके साथ जो है लोग सफ़र कर रहे हैं बाहर क्योंकि धूप है तो उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। तिब्बे माहिरीन जो है उन्होंने कुछ हमारे शहरियों के लिए हदायत जारी की हैं कि क्योंकि एक हब्स का महीना है तो इसमें कुछ एहतियाती तदाबीर जो है वो हमारे शहरियों के लिए बहुत जी। मौसम की सूरत हाल हमें मायदा ने बताई, थैंक यू सो मच। ब्रेक के बाद हेडलाइंस जानिए, जिसके बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी नाज़रीन हर कोई
चाहता है कि उसके दांत जो हैं वो खुशनुमा हो, स्माइल अच्छे तरीके से जब वो करे तो बहुत ज़बरदस्त भी लगे, क्योंकि आपके चेहरे की खूबसूरती में दांतों का जो रोल है जी, उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। तो बहुत सारे लोग जो कि दांतों के टेढ़ेपन की वजह से परेशान होते हैं और उसके लिए इलाज ढूंढते रहते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारे पास नई नई चीज़ें आ रही हैं, जिद्दत आ रही है, नए नए लोग इस मैदान में आ रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त जो है अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा भी कर रहे हैं। अब जब नई चीज़ें आती हैं तो उन नई चीज़ों को आपके साथ इंट्रोड्यूस कराना भी ज़रूरी होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आज भी हम कुछ बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, कुछ नई चीज़ें जिनका फ़ायदा भी बहुत ज़बरदस्त होगा और वो जो लोग चाहते हैं कि जी उनके दांत खूबसूरत भी दिखें, खुशनुमा भी दिखें और एक वो जो एहसास होता है ना कि आप कोई इलाज करा रहे हैं वो भी ज़्यादा लोगों को ना पता चले। तो इसके लिए कुछ नई चीज़ है, उसका जिक्र तो हम आगे चल के प्रोग्राम में करेंगे। सबसे पहले मैं अपने मेहमान का तारुफ करा देती हूँ जी। गोहर रहमान साहब ने हमें एंड स्माइल के जी अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। क्या हाल चाल है आपके? बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ नई चीज़ें मैं आपको ये बताती चलूँ जी, 18 ममालिक में ये अपना सामान जो है वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। 500% ग्रोथ 2 सालों में माशाल्लाह इन्होंने हासिल की है। तो प्लानिंग बड़ी मैटर करती है कि जब भी आप कोई नया काम करने जा रहे हैं, आपकी प्लानिंग क्या है। उस इनोवेशन को अगर आप लेकर आ रहे हैं तो लोगों में उसको मकबूल करने के लिए आपको प्रॉपर एक प्लानिंग लेके आनी पड़ती है। तो ये नया एक जो आइडिया था ये कैसे आया, ये हम गोहर से ही जान लेते हैं जी। गोहर, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरी थोड़ी सी एजुकेशन, आपको थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ जी ज़रूर। कि आई डिड माई मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम इंग्लैंड, क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। उसके बाद मैंने अपनी जो है थोड़ी सी बिज़नेस की नो हाउ समझने के लिए हार्वर्ड से एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स किया अमेरिका से। उसके बाद स्पेशलाइजेशन जो है, मैंने देखा कि दुनिया में क्या क्या ट्रेंड्स नए फॉलो हो रहे हैं। एक नई टेक्नोलॉजी है जो बाहर काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, दैट इज़ 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग इज़ बेसिकली ऑटोमेशन इन ऑल इंडस्ट्रियल एरियाज़। हमने जब देखा कि बाहर हर चीज़ आपकी मेडिकल की जो है वो ऑटोमेशन के साथ बनी जा रही है, तो आई टुक दिस स्टेप कि हम पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा करें कि जो ऑटोमेशन और मशीनरी के साथ कुछ मेडिकल के अंदर चेंजेस लाएं। सही। तब हमने इस आइडिया के ऊपर आए कि हम इनविजिबल ब्रेसेस पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करें, जो कि बाहर के मुल्कों में तो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हम इस चीज़ को ज़्यादा लेकर आगे नहीं चल पा रहे थे। तो दैट इज़ व्हेन द आइडिया केम टू माई माइंड, और उसके बाद हमने यहाँ पर एक पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह 2 सालों के अंदर हम तकरीबन 18 मुल्कों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मेड इन पाकिस्तान का। यानी लोगों का इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। और जो फ़ख्र की बात है वो यही है कि हम लिखते ही नीचे मेड इन पाकिस्तान है कि हम अपने मुल्क के लिए कुछ अच्छा कर सकें और यहाँ से ग्रो कर सकें। तो ये बेसिकली इसका आइडिया था। तो बहुत ज़बरदस्त होती है ये चीज़ कि जब आप अपने मुल्क के लिए कुछ करें और आपके मुल्क की जो चीज़ है जिसमें मेड इन पाकिस्तान लिखा है उसको लोग इतना सराह रहे हों। और जिस तरह से हमें हमारे मेहमान बता रहे हैं, गोहर बता रहे हैं कि उनकी माशाल्लाह से ग्रोथ 2 सालों में कहाँ तक पहुँच गई है, तो इसका मतलब यही है कि जी लोग जो हैं वो मेड इन पाकिस्तान पर ट्रस्ट भी कर रहे हैं। इनविजिबल ब्रेसेस की हम बात कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइएगा किन लोगों के लिए इफ़ेक्टिव हैं, किस तरह से लोग ये हासिल कर सकते हैं, किन लोगों को आप लोग रिकमेंड करते हैं, और ये ब्रेसेस किस किस किस्म के जो दांतों के अमराज हैं उनमें इस्तेमाल हो सकते हैं? जी ये वर्क बिल्कुल उसी तरह ही करते हैं जिस तरह आपके मेटल ब्रेसेस वर्क करते हैं। मेटल ब्रेसेस जो है उसकी टेक्निक जो है वो इसी तरह ही है कि तारों के साथ आपके दांतों में फोर्स दी जाती है, जिनको वो स्क्रूज के साथ आपका ऑर्थोडोंटिस्ट थोड़ा सा टाइट करता है। ये भी एग्जैक्टली आपका उसी तरह ही वर्क करता है, अगर ये क्लोज आप कर सकें। सिर्फ इसमें फ़र्क क्या है कि ये इनविजिबल हैं। ठीक है। ये आपके दांतों को हर 2 हफ्ते के बाद 0.4 mm बेहतरी की तरफ लेकर जाते हैं। और इसका सेडियल फीचर ये है कि ये आपको 8 फीट की दूरी से भी नहीं नजर आता कि आप। अच्छा, थोड़ा सा मेराज साहब हमारे नाजरीन को ये दिखा भी दे, क्योंकि ब्रेसेस का एक कॉन्सेप्ट जो नाजरीन के जहन में है ना वो वायर्स वाला होता है, तो ये बताइएगा ये उतना ही इफेक्टिव है? एग्जैक्टली उतना ही इफेक्टिव है। और आपके जो माइल्ड टू मॉडरेट केसेस हैं
उनके लिए ये परफेक्टली इफेक्टिव है। अब आपके कुछ केसेस आ जाते हैं जो सर्जिकल केसेस होते हैं, जिनके लिए आपको एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट चाहिए होता है। उसके लिए डॉक्टर्स कुछ अलहदा से सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन 95% आपके केसेस अलाइनर्स के साथ जो है वो मैनेज हो सकते हैं, जो इनविजिबली आप मैनेज कर सकते हैं। और बल्कि इसके अंदर आपको ऐड करता हूँ कि अब इनको हम लोग अलाइनर्स या ब्रेसेस भी नहीं कहते, बाहर इसको एस्थेटिक ब्रेसेस कहा जाता है। सही। क्योंकि ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप मॉर्निंग शो कर रही हैं, मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ। ऑब्वियसली हम लोग शायद अगली वो मेटल ब्रेसेस ना पहन सकें ड्यू टू दैट पर्सोना कि हम वो बहुत लोग पहनकर जॉब कॉन्शियस पे। होते हैं कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे हमारा जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाए और लोगों को एज सच इतना पता भी ना चले। गौहर, हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे भी कि वो इससे फ़ायदा उठा सके, इसलिए हम मैक्सिमम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। डिफरेंस आप दोनों का बता रहे थे। लोग समझते हैं कि इफ़ेक्टिव ज़्यादा वो चीज़ जो आपको हार्ड भी नज़र आ रही है, जिस तरह से प्रॉपर उसका इस्तेमाल है, तो मैं पूछ रही थी कि उतने ही इफ़ेक्टिव हैं? बिल्कुल उसी तरह ही इफेक्टिव हैं, और इनको बल्कि कहा जाता है कि ये अल्टरनेटिव हैं मेटल ब्रेसेस के। अच्छा, जब हम अल्टरनेटिव कह देते हैं तो मेटल ब्रेसेस के जो फंक्शनैलिटी है वो ही इनविजिबल ब्रेसेस की है। सिर्फ इसके अंदर डिफरेंस क्या है कि ये इनविजिबल हैं, और ये एक नई टेक्नोलॉजी है जो कि बाहर बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है और पाकिस्तान में जो है वो अब इमर्जिंग है। मैं आपको इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि लेट्स से कि एक लड़की है या लड़का है, वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आ चुके हैं और अब 20-21 साल में वो ब्रेसेस अफोर्ड नहीं करते, मतलब दे कैंट अफोर्ड टू वेयर द ब्रेसेस। अब वो क्या करेंगे कि दे हैव दिस अल्टरनेटिव कि ये रिमूव भी हो सकता है और साथ ये 1 फीट की दूरी से नज़र भी नहीं आता। और ये आपको मैं बताता चलूं कि ये आजकल हमारी जितनी फैशन इंडस्ट्री है और मीडिया इंडस्ट्री, उसके अंदर ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लूँगा उन एक्ट्रेसेस के, लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने कुछ सेलिब्रिटीज़ आती हैं जिनको हम लोग उनके दांत इस तरह जो है वो अलाइन कर रहे हैं। अच्छा जी, अब आपने कहा कि लोग इससे भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे हैं, लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं। लेट्स सपोज अगर कोई ये लगवाना चाह रहा है, ऑब्वियसली आपने उनके स्ट्रक्चर भी देखना है दांतों का और उनको रिकमेंड भी करना है। कैसे कोई आपसे रब्ता करे, आपके पास आए और फिर आप उनको ये प्रोवाइड करें? इट इज़ वेरी इजी। ब्रेसेस की तरह इसके अंदर जो खूबी है कि आपने डेंटिस्ट का विजिट ज़ीरो है। आपने एक बार भी डेंटिस्ट के पास नहीं जाना ये लगवाने के लिए। अच्छा। और ये सिर्फ पहली बार आपको अपने दांतों के स्कैन्स देने पड़ेंगे जो कि हम अपने कंप्यूटर के अंदर रजिस्टर कर लेंगे। इसकी सारी मूवमेंट्स कंप्यूटर के अंदर ऑर्थोडोंटिस्ट जो हैं वो अलाइन करते हैं और आपको आपकी बिफोर एंड आफ्टर इमेज आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखा देते हैं। आप पहले ही देख पाएंगे कि आपके दांत बाद में कैसे लगेंगे। और जब आप अपनी स्माइल अप्रूव करते हैं तो तब हम आपकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं और आपको ये डब्बा घर पर आ जाता है, डिलीवर हो जाता है, और आप घर पे ही हर 2-2 हफ्ते के बाद आप अलाइनर वेयर करते हैं। इट इज़ दैट सिंपल। और इसके अंदर जितने आपके जो आप जाते थे मेटल ब्रेसेस में अपॉइंटमेंट्स होती थी जिसमें आपको टाइटनिंग होती थी दांतों की, दैट इज़ ऑल एलिमिनेटेड। इसके अंदर आपने सिर्फ घर पे बैठकर अपने दांतों को जो है। अच्छा, ब्रेसेस यूज़ करने के लिए आपको केयर भी बहुत करनी पड़ती है, आपको खाने पीने का ख्याल रखना पड़ता है, मीठा गर्म ठंडा अगर आप यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए भी आज सच कोई ऐसी केयर? इसके लिए देखें 2-3 एहतियात ये हैं कि आप वो चीज़ ना खाएं इसको पहनकर जो स्टेन छोड़ सकें। जैसे एग्जाम्पल चाय जब आप करते हैं तो वो आपके वैसे भी दांतों पे स्टेन डाल देते हैं जिसकी वजह से आपको स्केलिंग करवानी पड़ती है। तो अलाइनर्स रिकमेंडेड है कि जब आप कोई गर्म चीज़ पिएं या चाय पिएं तो उतार लें। और ज़्यादातर आपकी इसकी रिकमेंडेशन ये है कि आपने 24 घंटों में इसको 21 से 22 घंटे पहनना है। आप खाने के टाइम पे इसको उतार सकते हैं और इसको आप चाय और कोई गर्म चीज़ के टाइम पे उतार सकते हैं। सही। तो इसको आप कितने टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं? हाँ, इसको आप देखें ये केस टू केस डिपेंड करता है। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि एक स्पेसिंग का केस है, दांतों के बीच में स्पेस है, आपने वो कवर करनी है। स्पेसिंग के केसेस जो लोग भी देख रहे हैं, स्पेसिंग के केसेस सबसे ईजीएस्ट केसेस माने जाते हैं अलाइनर्स के साथ। जिन लोगों को भी स्पेसिंग का मसला है दांतों में वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। 4 से 5-6 माह के अंदर आपके दांत अलाइन हो जाते हैं। और ये आपने जो है सिर्फ खाना खाते वक्त उतारेंगे। बेहतर ये है कि आप रात के टाइम इसको पहन कर सोएं। अच्छा, नॉर्मली अगर आपने स्पेस का इशू तो बताया
किन किन इश्यूज अगर दांतों के हैं तो आप इन ब्रेसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं? 4-5 किस्मों के इश्यूज होते हैं जिनको हम लोग मेडिकल जुबान में मैं नहीं समझाता, क्योंकि हम लोग जनरल हाँ, पब्लिक के लिए बिल्कुल बात easy कर रहे ताकि लोगों को भी समझ लग हैं। जाए। मैं सिंपली आपको वर्ड्स में कहता हूँ कि अक्सर दांतों के ऊपर दांत चढ़े होते हैं। हम आगे वाले दांत देखते हैं जो आपके दो सामने डबल हो वाले जाते हैं, हैं, डबल हो बिल्कुल जाते हैं, ऐसे। उनके लिए बहुत कारआमद है। उसके बाद स्पेसिंग के केसेस के लिए, फिर अक्सर काफ़ी बच्चों में होता है कि एक निचले वाला दांत आगे होता है और ऊपर वाला नीचे होता है, उनके लिए ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। उसके बाद आपकी जिन बच्चों के अंदर प्रॉब्लम होती है कि वो दांत चुबाते हैं और उनको रात को, उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। मतलब जितने आपके दांतों के इलाज हैं टेढ़े दांतों के या स्पेसिंग के, वो इससे हो सकते हैं। ठीक है। जो इलाज नहीं हो सकता वो भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अक्सर बच्चों के हम देखते हैं कि 9 से 10 साल के बच्चों के दांत कुछ इधर ऊपर आए होते हैं, उनकी बोन जो है दांत इधर होता है। बिल्कुल। उसके लिए फिर स्पेशल ट्रीटमेंट होता है जो कि हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए काफ़ी एक्सटेंसिव केयर की ज़रूरत होती है जो कि उनके वालिदैन को करनी पड़ती है। तो हम रेकमेंड नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान में भी उतनी अवेयरनेस नहीं है कि माएँ मतलब उस तरह ख्याल रख सकें। तो हम सजेस्ट करते हैं कि आप एडल्ट 13 साल की उम्र के बाद ब्रेसेस लगवाएं, ये वाले। अच्छा, अब एज ग्रुप अगर आपने 13 साल से शुरू करें तो क्या ये एक स्पेसिफिक एज जिसमें जाके हम कहते हैं कि शायद अब तो बहुत लेट हो चुकी है, इफेक्टिव क्या हर एज ग्रुप में है? देखें, हम लोगों ने थोड़ा सा वैसे ही है ऑन अ लाइटर नोट कि हम लोगों ने पिछले दिनों एक 70 साल की जो है खातून, उसके दांत सीधे किए हैं। अब 70 साल की उम्र में अगर एक किसी की दांत सीधे हो रहे हैं तो आप इमेजिन कर सकती हैं कि देयर इज़ नो लिमिट ऑन एज इन दिस ट्रीटमेंट। सिर्फ हम लोग ये देखते हैं कि जब आपके दांत टोटली इरप्ट हो जाए, ग्रोथ पूरी हो जाए, तब आप ब्रेसेस पहने ये वाले, क्योंकि आपके दांतों के ऊपर एक कैप चढ़ेगी। तो अगर आपके दांत अभी दूध के दांत है जिस तरह बच्चों के होते हैं, तो वो ग्रोथ में इफेक्ट डाल सकती है। तो इट इज़ रिकमेंडेड टू स्टार्ट दिस ट्रीटमेंट आफ्टर 13 एंड आफ्टर। ठीक है। और कितने टाइम के लिए आपको इसके रिजल्ट मिलना भी शुरू हो जाते हैं? रिजल्ट इसका हर 2 हफ्ते के बाद आप अपने दांतों में चेंजेस देखना स्टार्ट कर देते हैं। आप 0.25 mm से लेकर 0.4 mm अपने दांत बेहतरी की तरफ देखते जाएंगे विद वीकली बेसिस। सही। और ये अच्छा, नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि जी वो डॉक्टर्स के साथ इन टच रहे हैं, अगर कोई ब्रेसेस वगैरह लगाए हैं तो वो चेक कराते रहे। हमारे यहाँ लोग थोड़े से जल्दबाज है ना, वो फौरी तौर पर रिजल्ट भी चाहते हैं कि एक दफ़ा हो आए, और अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो डॉक्टर से पूछ लें कि कितनी देर में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। तो कोई आपका ऐसा कोई कम्युनिकेशन सिस्टम है कि आप अपने कस्टमर के साथ इन टच रहें और उनको कम से कम तसल्ली देते रहें? इसका बड़ा हमने ज़बरदस्त तरीका एक मार्केट में निकाला है कि हमने जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है उसमें आप हर अपनी वीकली प्रोग्रेस देख सकते हैं। आप हर हफ्ते देख सकते हैं कि आपके दांत अब किस स्टेज पे पहुंच गए हैं, और आपको मोटिवेशन मिलती रहती है कि अगर मैंने इतना अचीव कर लिया तो पीछे जितना रह गया। उसके अलावा जो एक नई चीज़ हमने इंट्रोड्यूस की है वो है स्नैप ऑन स्माइल। आप अगर चाहते हैं कि आपके दांतों में स्टेन है या कहीं से आपका दांत टूटा हुआ है, तो हम आपको एक कैप सी बना देंगे जो कि आइडियल टीथ के कलर की होगी, और वो आप वेयर कर लेंगे किसी भी, जिसको हॉलीवुड स्माइल भी हम लोग कहते हैं। तो वो काफ़ी मतलब कह लें कि स्पाइक में है आजकल इस इंडस्ट्री में, जो कि हम लोग जिसको टैप कर रहे हैं, जिसको हम हॉलीवुड स्माइल कहते हैं, स्नैप ऑन स्माइल भी कहते हैं। तो सही। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जी। वो लोग हम तो कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके माइंड में भी आ सकते हैं हम पूछ लें। अच्छा, नॉर्मली जो भी आप दांतों का ट्रीटमेंट कराते हैं ना, लोग कहते हैं बहुत महंगा होता है, तो ये जो ब्रेसेस हैं क्या आराम से हर कोई ख़रीद सकता है? बहुत हमने इजी इसका किया हुआ है कि हम इसके अंदर इंस्टॉलमेंट्स ऑफर कर रहे हैं, और जो लोग जॉब्स कर रहे हैं या जो अफोर्ड उस तरह नहीं कर सकते, दे कैन पे अस ऑन मंथली बेसिस, नंबर 1। दूसरा, ये हमने कोशिश की है कि हम मेटल ब्रेसेस के इक्विवेलेंट प्राइस रखें। अच्छा, तो ये किसकी जो है हम चाह रहे हैं कि ये महंगे ना लगें हमारे क्लाइंट्स को। चलिए जी, अफोर्डेबल भी हैं, और साथ ही साथ वो भी ये भी मेंशन कर दिया गया है कि आप अगर आसान तरीके से ख़रीदना चाह रहे हैं उसकी ऑप्शन भी मौजूद है। तो कुछ ये सामान भी मेरे सामने पड़ा हुआ है, इसके बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बता दें जी ये कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं और ये किस तरह से इनका इस्तेमाल किया जा सकता है? ये जो हैं प्रोडक्ट्स हम अभी लॉन्च की हैं पाकिस्तान में, जिसके अंदर हमारी वाइटनिंग किट है। वाइटनिंग किट इज़ ए वेरी इफेक्टिव। हम अक्सर जो है वेस्टर्न वर्ल्ड में देखते हैं कि आप घर पे अपने दांतों को सीधा कर सकें, वाइट कर सकें। ठीक है। तो ये आप LED लाइट के साथ ऊपर एक जेल अप्लाई करते हैं और आप अपने घर पे बैठे अपने दांतों को आप वाइट कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा हमारा इलेक्ट्रिक ब्रश है जो कि स्पेशली डिज़ाइन किया गया है 7 मूवमेंट्स के साथ, कि आप अंदर तक से
दांतों की जो है अंदर जितनी भी आपके गंद है वो निकाल सकें। उसके बाद वाइटनिंग फोम्स हैं, माउथ वॉश है, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आज से पहले पाकिस्तान में पहले इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, जिसके अंदर वाइटनिंग किट है, उसके बाद बाकी फोम्स वगैरह। तो दे आर और इनको इजीली, भी अगर कोई परचेज करना चाह रहे हैं तो वो सेम तरीकेकार जी, इसके 2 तरीक़ेकार हैं। नंबर 1, आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं जहां सर ई-कॉमर्स स्टोर है जहां से आप बाय कर सकते हैं। दूसरा, ये दराज पर भी अवेलेबल हैं। ठीक है। तो क्लाइंट्स के लिए दोनों सूरतें जो हैं अवेलेबल की गई हैं। सही। कोई मैसेज देना चाहें, और साथ ही साथ जो एंटरप्रेन्योर है हमारे, यंग जो लोग आना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा? देखिए जी, यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक ही मैसेज है जो मैं देता हूँ अक्सर, और क्योंकि मैंने जब अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था तो आई वाज जस्ट 24 इयर्स ओल्ड, और नया नया बाहर से पढ़ कर आया था, और जितने मेरे दोस्त थे वो उस टाइम पे जॉब्स ढूंढ रहे थे या जो भी उनकी मेंटल थी चीज़ें। मैं सबको यही कहता हूँ कि अपनी जो है अपना बिज़नेस अगर आपने कभी भी लाइफ में करना है, अगर आपका एम बिज़नेस है, तो बराए मेहरबानी उसको जल्दी करें। क्योंकि आप एक चीज़ भूल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट तो एक चीज़ है, लेकिन आप अपनी एज को भी इन्वेस्टमेंट काउंट करें। ये जो आपका 25 साल से लेकर 40 साल या 35 साल का टाइम है, ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। सही। कोई भी आइडिया, बहुत इजी तरीकाकार आपको मैं बताता हूँ आज। हम मानते हैं कि बाहर का मुल्क हमसे बेहतर है, अमेरिका हमसे बेहतर है, कनाडा बेहतर है, यूके बेहतर है, फॉर मैनी रीजंस। हम कोई वहाँ पर प्रोडक्ट देख लें जो कि वहाँ पर पुरानी या मीडियम कैटेगरी की है, जो पाकिस्तान में अभी नहीं आई। सिंपली हमारे बच्चों ने क्या करना है कि वो प्रोडक्ट पाकिस्तान में आप जो है वो लॉन्च करें, मैन्युफैक्चर करें, और उसकी मार्केट पाकिस्तान में डेवलप करें। कोई काम ऐसा करें जो कि इनोवेटिव हो और टेक्नोलॉजी बेस्ड हो। बिल्कुल आपने सही कहा, आइडिया आपका ऐसा होना चाहिए जो कुछ नया लेकर आए, और वाकई नई चीज़ों को लोग जो है वो वेलकम भी कहते हैं। थैंक यू सो मच गौहर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, एंड विश यू गुड लक। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, और जिस तरह से हमें सुन के बहुत अच्छा लगा है कि जी बहुत नई नई चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि लोगों को फ़ायदा भी पहुंचा रहे हैं। तो आई होप कि लोग भी इससे फ़ायदा उठाएंगे ज़रूर। थैंक यू सो मच। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। चेहरे को खुशनुमा कैसे बनाया जा सकता है, उसमें दांतों का क्या रोल है, ये तो हमने जिक्र कर लिया। इसके साथ साथ कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। कुछ आपके मार्क्स चेहरे पे ऐसे होते हैं जो कि पैदाइशी तौर पर होते हैं, बर्थ मार्क कहा जाता है, उससे भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, और लोग कहते हैं कि जी ये तो दूर ही नहीं हो सकते। तो आज हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई बर्थ मार्क है, इसके रिमूवल का क्या तरीक़ेकार है। साथ ही साथ मौसम इस तरह का है, फंगस का भी स्किन पे बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है। तो इन इश्यूज़ पे हम बात करने वाले हैं। डॉक्टर हारून नबी साहब ने भी ज्वाइन किया, आप सभी लोग जानते भी हैं, और डॉक्टर साहब तो क्या कमाल कर देते हैं। तो इतने इतने खूबसूरत चेहरे आपके सामने आ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। डॉक्टर साहब, अभी हमने टॉपिक जो रखा हुआ था, आपने देखा भी, सुना भी, हम चेहरे की खुशनुमाई में दांतों का रोल डिस्कस कर रहे थे। आप तो ये चीज़ें डील करते ही रहते हैं। चेहरे खूबसूरत बनाना अल्लाह ताला ने बनाया, मजीद डॉक्टर साहब उनको निखारने का तरीका आपको बता देते हैं, कैसे आप उसका ख्याल रख सकते हैं, अपनी स्किन की हिफाजत किस तरह से कर सकते हैं। दांतों का क्या रोल होता है? दांतों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है मेरे हिसाब से। देखें, जो फेस का स्ट्रक्चर है वो बोन और टीथ पे डिपेंड करता है। सही। तो अगर आप देखें तो इसमें जब बोन वीक होती है तो एजिंग के साइन नज़र आ जाते हैं। ऐसा ही है। और जब कई दफ़ा दांत ख़राब हो जाए, या कई लोग, एक ज़माने में दांत निकलवाना एक बड़ा फैशन होता था, और उससे चेहरे का स्ट्रक्चर ही ख़राब हो जाता था। तो और फिर वो चूँकि इम्प्लांट्स इतने इन फैशन नहीं थे, डेंटल इम्प्लांट्स, तो हम उनको करेक्ट करते थे फिलर्स के साथ। ठीक। और कई दफ़ा जितना मर्जी करेक्ट कर लेते थे वो बात नहीं आती थी। लेकिन फिर जब डेंटल इम्प्लांट्स आए और इसी तरह ब्रेसेस आए, तो इन्होंने फेशियल शेप में, स्माइल में एक काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट इससे हम ले आते हैं विद एडिशन ऑफ दीज टूल्स। तो मैं भी अपने कई पेशेंट्स को रेफ़र करता हूँ, जो मेरे जो डेंटिस्ट दोस्त हैं, फॉर डेंटल इम्प्लांट्स एज वेल एज़ फॉर ब्रेसेस। और इसी तरह ये जो अभी इनका आप दिखा रही थी, एंड स्माइल इनविजिबल थिंग का, तो ये भी मुझे काफ़ी इजी लग रहा था। और मेरे ख्याल है कि इन टूल्स को ऐड करके
हम फेशियल सिमेट्री को बड़ा अच्छा अचीव कर लेते हैं। बहुत ज़बरदस्त बात की आपने। अच्छा जी डॉक्टर साहब, हम आज के टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। बर्थ मार्क लोग आम तौर पे कहते हैं कि जी पैदाइशी है, ये तो ख़त्म नहीं होने वाला, क्या वाकई ऐसे है? बिल्कुल ऐसे है कि कहते तो दुरुस्त हैं कि पैदाइशी निशान कुछ ऐसे होते हैं कि वो ख़त्म नहीं होते उस वक़्त तक जब तक हम उनको ट्रीट ना करें। अच्छा, मैंने कहा शायद आप कहने वाले हैं कि वाकई वो ख़त्म नहीं होते। जब तक हम उनको ट्रीट ना करें। और बर्थ मार्क की बहुत सारी किस्में हैं और आलमोस्ट 95% ऐसी हैं जिनको हम विद द हेल्प ऑफ लेज़र और विद द हेल्प ऑफ प्लास्टिक सर्जरी ट्रीट कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं या इतना बेहतर कर सकते हैं कि जिससे पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेहतर हो जाए, उसकी सोशल एक्सेप्टेंस बहुत बेहतर हो जाती है। डॉक्टर साहब, इसमें भी डिफरेंट तरह के बर्थ मार्क्स होते हैं, मैं चाहूँगी उस पर भी आप रोशनी डालें। कलर्स भी डिफरेंट होते हैं, कुछ रेड कलर के होते हैं, कुछ ब्लैक कलर के होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं जी। जो जितने भी रेड कलर के बर्थ मार्क्स होते हैं बेसिकली वो खून की नालियों के साथ एसोसिएटेड होते हैं। सही। उसमें दो बड़े वेल नोन है, एक हिमेंजियोमा है और एक है पोर्ट वाइन स्टेन। और इसमें जो हिमेंजियोमा है वो कई दफ़ा खुद ब खुद भी ठीक हो जाता है। अच्छा, वो पैदा होते ही एक जैसे जैसे एज एक छोटा सा रेड डॉट होता है और वो तेज़ी से एकदम बढ़ता है और उसके बढ़ने से कई दफ़ा वालिदैन बहुत परेशान हो जाते हैं और वो ज़रा उभरा हुआ होता है स्किन से। अच्छा। और उसके लिए हम इतने परेशान नहीं होते, उसके लिए परेशान तब होते हैं कि अगर वो आँख के ऊपर हो कि जिससे आँख बंद होने का डर हो, या नाक के अंदर हो जिससे सांस बंद होने का डर हो, या मुंह के अंदर हो। अच्छा। तो उससे बच्चे की, छोटे बेबी की फीड का जो है ना मसला होता है। ये 3 जगह हैं जहाँ हम हिमेंजियोमा की वजह से परेशान होते हैं। अदरवाइज़ उससे हम बिल्कुल परेशान नहीं होते। उसके लिए लगाने की दवाइयाँ भी हैं, खाने की दवाइयाँ भी हैं, लेज़र भी है, इंजेक्शन भी है। और इससे अच्छा, पहले दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है अगर ये सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ हिमेंजियोमा की। ठीक है, ठीक है। हिमेंजियोमा। अच्छा, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है बर्थ मार्क के बच्चे को लेके घर नहीं बैठना। अगर आपको लगता है कि ये मेरे बच्चे को एक बर्थ मार्क है, उसको फ़ौरन अपने पीडियाट्रिशियन से पूछें और फ़ौरन किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ले जाएं। ठीक है। और जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं कम से कम वो उनको तशख़ीस करके और उनको हमारे पास रेफ़र कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब कुछ लोग अब इस तरफ नहीं आते हैं और टाइम गुजारते जाते हैं, क्या ये टाइम निकालना भी जो है बाद में इसका इलाज मुश्किल कर देता है? जी बिल्कुल कर देता है, क्योंकि जो बच्चे की उम्र बढ़ती जाएगी स्किन मोटी होती जाती है। अच्छा। और बर्थ मार्क का स्ट्रक्चर ज़रा और हेवी हो जाता है और डीप डीप कर जाता है और वो सिर्फ ऊपर नहीं नीचे की तरफ भी स्प्रेड कर रहा होता है, तो उसका इलाज मुश्किल से मुश्किल होता जाता है। तो अच्छा, ये जो मार्क हमें बर्थ मार्क स्किन पे नजर आ रहे होते हैं डॉक्टर साहब, ये क्या स्किन के अंदर भी उसी तरह से होते हैं? स्किन के अंदर भी उसी तरह से होते हैं। आप इस जो ये आपको रेड वाला नज़र आ रहा है बेसिकली जो रेड वाला बर्थ मार्क हैं ये इनको हम कहते हैं पोर्ट वाइन स्टेन। ठीक है, ये पोर्ट वाइन स्टेन है। और पोर्ट वाइन स्टेन का जो है ना ट्रीटमेंट वो लेज़र के थ्रू ही होता है। उसके लिए हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। उसके लिए हमारे पास पल्स डाई लेज़र है। और ये मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि हम इसका किसी किस्म का भी कोई बर्थ मार्क हो उसका फ्री ट्रीटमेंट होता है हमारे क्लिनिक में। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से रेफर होके पेशेंट हमारे पास नहीं जी, अब तो धड़ाधड़ लोग आपके पास आने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब फ्री का आप लोग कह दें तो फिर लोग नहीं ये बर्थ मार्क नहीं भी होगा ना, लोगों ने मार्क दूर कराने के लिए आपके पास पहुंच जाने के। तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है जब से इसकी तकरीबन 2008 से इसका हम फ्री ट्रीटमेंट कर रहे हैं, 2007 या 8 से। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग सेहतयाब या बिल्कुल बच्चे ठीक हो चुके हैं। और वो उनको मैं अपने ब्रांड एम्बेसडर भी कहता हूँ कि उनको कहीं भी वो बर्थ मार्क का कोई पेशेंट नज़र आता है तो वो फ़ौरन उसको मेरे क्लिनिक पे रेफ़र कर देते हैं कि आप अपना जाके फ्री ट्रीटमेंट कराएं। अच्छा, इसमें जो दूसरा ये आपको दिखा रहे हैं ब्लैक कलर का, जो ये जो है ना जो ब्लैक कलर के होते हैं बर्थ मार्क, ये 2 तरह के होते हैं। एक जिल्द की ऊपर वाली लेयर में होते हैं एपिडर्मिस में, वो लाइट ब्राउन होते हैं या कॉफ़ी कलर्ड होते हैं। ठीक है, या उनको हम कैफे ओले मैक्यूल कहते हैं, फ्रैकल्स भी कहते हैं उनको। ये
ऊपर वाली लेयर में होते हैं, और जो डीपर लेयर में होते हैं वो आमतौर पे ब्लैक कलर में होते हैं। अच्छा। और जो ब्लैक कलर वाले होते हैं उनमें स्पेसिफिकली मैं कहूँगा कि नेवस ऑफ ओटा, और नेवस ऑफ ओटा बेसिकली इस एरिया में ज़्यादा होता है और आँख के अंदर होता है कई दफ़ा, और यहाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, इनमें से कुछ मार्क ऐसे होते हैं वो स्प्रेड भी करते चले जाते हैं और कुछ वहीं के वहीं रुके रहते हैं। जी, इसमें जो होते हैं ना, जो बर्थ मार्क भी, जो स्किन बड़ी होती है, बच्चा बड़ा होता है तो उनका साइज़ बड़ा होता है। अच्छा, ये जो नेवस ऑफ ओटा है इसके करेक्टरिस्टिक ये है कि ये बर्थ पे नहीं होता, और ये आम तौर पे आना शुरू होता है तकरीबन 10 साल की उम्र में, और लाइट बिल्कुल हल्का सा ब्लैक शेड आना शुरू होता है और फिर डार्क होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद अचानक जो है ना वो जब आई में आना शुरू होता है फिर पेरेंट्स घबराते हैं। और उससे पहले बहुत सारे बर्थ मार्क्स में चूँकि कोई सिम्टम नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं, सिर्फ एक जो है ना मैं अपने पब्लिक को एजुकेट करना चाहता हूँ कि काइंडली ये हमारे स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं। मतलब बाहर जो जिस तरह पोर्ट वाइन का या हेमेंजियोमा का बच्चा होता है तो उनको बर्थ मार्क के बजाय उनको रोज़ चाइल्ड कहते हैं कि ये रोज़ चाइल्ड हैं, कि इनका ये पिंक कलर का मार्क है। तो इन बच्चों को आप अपने बच्चों को एजुकेट करें। भी हैं कि धूप में नहीं ऐसे बच्चों को जाना चाहिए, फलां चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, खट्टा नहीं खाना चाहिए। ये मैं ज़रूर आपसे पूछूंगी कि वाकई ऐसी चीज़ें भी हैं, और फिर हम मीडिया का इस्तेमाल करते हुए जो डिफरेंट होम रेमेडी यूज़ करना शुरू कर देते हैं कि फ़लाँ चीज़ पीस के आप खाना शुरू कर दें, लगाना शुरू कर दें, वो भी मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगी कि इनका कोई फ़ायदा भी है कि ये बिल्कुल ही फारिग चीज़ें। इस पर आते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। डॉक्टर हारून अभी हमारे साथ मौजूद हैं। बर्थ मार्क हम डिस्कस कर रहे हैं और डिफरेंट टाइप्स होती हैं इसकी, डॉक्टर साहब ने ये बताया। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने आगे चल के आपसे भी पूछना है, ये जो छोटे छोटे तिल होते हैं बड़े होके ये डार्क भी हो जाते हैं और बढ़ भी जाते हैं, ये भी क्या बर्थ मार्क की ही उसमें कैटेगरी में आते हैं? इसमें जो लेंटिजिनीज होते हैं वो इसी की कैटेगरी में आते हैं, और ये लाइट जिसे कहते हैं ना, जिसको उर्फ़ आम में यहाँ तिल्ली भी कहा जाता है। अच्छा, तिल्ली भी कहा जाता है कि, और ये बहुत ज़्यादा जो फेयर कम्प्लेक्शन वाले लोग होते हैं उनमें ये कॉमन होती है, और इसका ये होता है कि इसके लिए अलग लेज़र होते हैं। ठीक है। अच्छा, हर बर्थ मार्क के लिए अलग लेज़र होता है, ये आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि ये ऐसे नहीं होता कि एक ही लेज़र। अच्छा, नॉर्मली डॉक्टर्स के पास वो एक ही लेज़र होता है, और मैंने तो बहुत सारे सैलून्स में भी देखा है वही लेज़र आपने हेयर रिमूवल के लिए यूज़ करना है, वही आपने बर्थ मार्क, ये वाकई डिफरेंट होते हैं। और ये पता होना, ये मेरे ख्याल से नाज़रीन के लिए बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है। जी, वो आज चूँकि मेरे ख्याल आप कह रही हैं ना कि आपके कुछ जो वीडियोस मैंने आपको भेजी वो अपलोड नहीं हो सकती, मे बी नेक्स्ट टाइम, क्योंकि ये लोगों को एजुकेट करना है कि इसके लिए आपके अप्रोप्रिएट जो लोग हैं वो हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, और डर्मेटोलॉजिस्ट से भी आप पूछें कि आपके पास बर्थ मार्क का लेज़र है या नहीं, और अगर नहीं है तो अपने ऊपर ट्राई ना करें। कि चलें ये ट्राई ना आपको बिल्कुल भी ट्राई, क्योंकि कई दफ़ा ऐसे होता है कि उनमें ऐसे स्कार बदनुमा बन जाते हैं कि उनको ट्रीट करना ही एक प्रॉब्लम बन जाता है। हर बर्थ मार्क, जिस तरह रेड वाले बर्थ मार्क हैं उनका अलग लेज़र होता है, इसी तरह जो हमारे पिगमेंट्री लेज़र, पिगमेंटेशन के लिए अलग लेज़र होता है। जिस तरह पिगमेंटेशन के लिए जब भी आप लेज़र कराने जाएं तो उनसे पूछें कि ये जो आपका हमारा बर्थ मार्क है पिगमेंट्री, आपके पास इसके लिए क्यू स्विच लेज़र या पिको लेज़र है या नहीं, और क्या आप बर्थ मार्क को रेगुलर ट्रीट करते हैं या नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल, हमारे यहाँ जब लोग कोई भी ट्रीटमेंट कराने जाते हैं ना तो फौरी उसके रिजल्ट्स भी वो चाहते हैं कि एक दफ़ा उन्होंने लेज़र कराया है, ख़त्म ना हो, कम से कम वो घर आते ही सारों से पूछना शुरू कर देते हैं ये लाइट तो हो गया है, तो कितनी सिटिंग्स में होता है और इसका तरीक़ेकार क्या होता है? जी, इसके लिए आपने ये याद रखना है कि कोई भी बर्थ मार्क ऐसा नहीं है जो एक सेशन में ख़त्म हो। चलें जी, ये तो आप याद रखें। हाँ, ये ओवर ट्रीटमेंट हमेशा नुकसानदेह होता है। हौसला भी रखना चाहिए। आप बचपन से एक चीज़ देख रहे हैं, आप उसका इलाज कराने जा रहे हैं, 2 दिन पे कैसे वो खत्म नहीं हो सकता। इसके लिए कम भी हो, जिस तरह पोर्ट वाइन स्टेन है उसके लिए हम जो मिनिमम ट्रीटमेंट्स बताते हैं वो 15 to 20 ट्रीटमेंट होती हैं 1 मंथ अपार्ट, यानी कि ये समझ लें कि कम से कम 2 साल का प्रोसीजर है। और इसके लिए कई दफ़ा कुछ पेशेंट्स में लिप्स जो है ना बहुत मोटे हो जाते हैं, और कई दफ़ा आईलिड्स जो है ना बहुत ड्रूपी हो जाती हैं, तो उसके लिए फिर हम प्लास्टिक सर्जन से भी मदद लेते हैं। अच्छा। लेकिन एज सच प्लास्टिक सर्जन सिर्फ तब हमारी मदद कर सकते हैं
कि अगर हमने लिप साइज उनसे ठीक कराना हो, सही, अगर आई की कोई करेक्शन करानी हो, सही, अदरवाइज इसका एक ही इलाज है, और वो जिस तरह रेड वाले पोर्ट वाइन के लिए सिर्फ और सिर्फ पल्स डाई लेज़र या 532 लेज़र, सही, ग्रीन लेज़र, ये दो लेज़र्स हैं जो इसके लिए इसके स्पेसिफिक दौरान हैं। कुछ लगाने की और खाने की दवाइयाँ भी देते हैं? नहीं, इसके लिए कोई सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत होती है कि सन ब्लॉक, क्योंकि जब हम लेज़र करते हैं तो स्किन सेंसिटिव हो जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए हमें कि धूप से बचाना होता है, तो सन ब्लॉक बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी स्किन पे जब हम हाई इंटेंसिटी बर्थमार्क का लेज़र यूज़ करते हैं तो पिगमेंट होने का डर होता है, तो उसके लिए, उससे बचने के लिए सन ब्लॉक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो मैं चीज़ पूछ रही थी, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि अगर आपका बर्थ मार्क है तो आपने धूप में ज़्यादा नहीं जाना, उसका कलर डिफरेंट होना शुरू हो जाता है, आपने खट्टी चीज़ें नहीं खानी, ऐसा भी कुछ होता है? नहीं, ऐसा देखिए, धूप में जाने से सिर्फ जो ब्राउन बर्थ मार्क्स होते हैं जो स्किन की ऊपर वाली लेयर में होते हैं पिगमेंट्री, उनको ज़रा डार्क होने का डर होता है, तो उसका प्रिवेंशन का सिंपल फार्मूला है कि आप सन ब्लॉक यूज़ करें, और अगर सन ब्लॉक नहीं यूज़ करते, या जिस तरह कुछ रूरल एरियाज़ में एक बड़ा फैशन होता है कि कपड़ा लपेट लेते हैं और या हैट पहन लेने से, और वो काफ़ी हद तक सन प्रोटेक्शन हो जाती है, तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ट्रीटमेंट के बाद हम हर पेशेंट को कहते हैं कि सन ब्लॉक इज़ मैंडेटरी। सही। अब जिन लोगों के फेस पे छोटे छोटे तिल हैं या कोई बर्थ मार्क हैं, उस पर आप ये करते हैं कि जी हमारे पास ऑप्शंस बड़ी मौजूद होती हैं, हम गोरा होने वाली क्रीमों का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। डॉक्टर साहब, ये सब चीज़ें कितनी नुकसानदेह हैं कि अगर आप घर में कुछ ऐसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मार्केट से आप बहुत जल्द गोरा होने वाली क्रीमें खरीदने, आपके चेहरे पे ऐसे मार्क्स भी हैं, तो क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, ये अक्सर गोरे होने वाली क्रीम जो है ना, जो इन सब में स्टीरॉइड्स होते हैं, तो और स्टीरॉइड्स का अगर चाहे उनके कंटेंट्स में लिखा हो चाहे ना लिखा हो, ये नुकसानदेह चीज़ है, ये नुकसानदेह चीज़ है, तो इसका ज़रा काइंडली बड़ा एहतियात से इस्तेमाल किया करें। और अगर आपको गोरे होने का बहुत शौक़ है जो हमारे इधर है, जिसको मैं मतलब डिनाई नहीं कर सकता, इसको डिनाई करना जो जिसे कहते हैं कबूतर की तरह आंख बंद करने वाली बात है। हम ये बात मान लेनी चाहिए कि हमें अपना जो खूबसूरत तरीन गंदमी रंग है वो पसंद नहीं है, हमें गोरा रंग पसंद है। हमें ये बात मान लेनी चाहिए, और इसके लिए हम किसी हद तक भी चले जाते हैं। और इसके लिए फिर ये कि आप किसी मुस्तनिद नॉन डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, और वो आपके लिए कुछ स्किन रेजीम्स आपके लिए तजवीज़ कर देंगे, और उससे आपका स्किन और कम्प्लेक्शन काफ़ी बेहतर हो जाता है। और इसी तरह जिस तरह हमारे पास बहुत सारे आजकल, स्पेशली मैं कहता हूँ जो जनरेशन जी है, उनको भी गोरे होने का इतना शौक़ है कि मेरे पास एवरी डे 16 से 20 साल के छोटे बच्चे जो होते हैं वो आते हैं कि हमारा रंग गोरा कर दें, और उनके पेरेंट्स की मुझे शक्ल देखने वाली लगती है कि वो बेचारे कितने अपसेट बैठे। और वो चूँकि सोशल मीडिया पे गोरे होने वाले इंजेक्शंस का बड़ा जिक्र है, अब मैं कहूँ कि जी वो आपकी एज थोड़ी है, तो कहते नहीं आप लगा दें, हम कोई बात नहीं, चाहे क्योंकि उसका सबसे बड़ा जो साइड इफ़ेक्ट है कि ये टेम्परेरी है। बिल्कुल। कि और ऊपर से आजकल अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पे ही गोरे होने वाली ड्रिपों का जिक्र आना शुरू हो गया है, और गोरे होने वाली हैवी डोज इंजेक्शंस उसका जिक्र शुरू हो गया है, तो उसका ये है कि यकीनी तौर पे लिवर पे डैमेज होता ज़रूर है। बिल्कुल ऐसा ही है, और अगर आप मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप बेहतर इलाज करवा सकते हैं, वो चाहे हम बर्थ मार्क का जिक्र करें। डॉक्टर साहब, मुझे आखिरी क्वेश्चन आपसे ये करना है, ये जो बर्थ मार्क हम कह रहे हैं कि लेज़र से इसका इलाज मुमकिन है, ये आपकी स्किन टोन के अकॉर्डिंग कलर मैनेज हो जाता है या फिर उस पर कोई डिफरेंस आ जाता है? ये इसमें ये देखिए ना कि जो याद रखें, ये अगर आप अर्लियर इज़ द बेटर, जितनी जल्दी बर्थ मार्क के बच्चे को लाएंगे उतनी जल्दी ठीक होने के चांस है, उतनी जल्दी स्किन से मैच होने का चांस है। तो मेरा ये मैसेज है आज आप सब आवाम के लिए, टेक होम मैसेज है कि बर्थ मार्क का बच्चा
चाहे स्पेशली पोर्ट वाइन वाले जितनी जल्दी लेके आएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। सही जी। तो आप अगर इलाज अच्छा कराना चाहते हैं, बर वक्त आपको जाना है, उसका फ़ायदा भी तभी होगा। डॉक्टर साहब को आ गई है जी कॉल। डॉक्टर साहब आप कॉल सुन सकते हैं क्योंकि हम आपसे इजाज़त लेने वाले हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों की रहनुमाई के लिए आप हमेशा हाजिर होते हैं। आखिरी मैसेज देना चाहूँगा, प्लीज़ मास्क का इस्तेमाल अभी जारी रखें। ये बहुत ज़रूरी था। डेल्टा वेरिएंट बहुत ख़तरनाक है, तो मास्क और सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग को हम मत तो छोड़ें। यहाँ हर रोज मैसेज देते हैं, शायद डॉक्टर साहब का मैसेज लोग सुन लें क्योंकि डॉक्टर साहब की बात पे लोग अमल भी करते हैं, अब मानते भी हैं, तो ये भी बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। सेगमेंट शामिल कर लेते हैं। हमारे पास हैं कुछ मोबाइल जिनके रेट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वीवो के आज डिफरेंट हमारे पास मोबाइल हैं। वीवो V9 मोबाइल, इसकी कीमत क्या है जी? आप खरीदना चाह रहे हैं तो 29,999 रुपये में आप खरीद सकते हैं। वीवो Y12 मोबाइल है, 24,999 रुपये इसकी कीमत है। और इसके बाद नेक्स्ट मोबाइल वीवो Y15 मोबाइल, 25,999 रुपये। वीवो Y20s मोबाइल 29,999 रुपये में आप खरीद सकते हैं। मोबाइल के रेट्स आपने जान लिए, सब्जियों के रेट हम जानेंगे आज के भाव में। हमारे रिपोर्टर रुमेल इस वक्त बाहर मौजूद हैं। सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं वो हमें बताएंगे। ओवर टू यू। बात की जाए अगर सब्जियों के दाम की, तो ये दाम इस कदर जो है वो बढ़ चुके हैं कि आम आदमी का जो किचन का बजट है इससे बुरी तरह जो है वो मुतासिर है। ना सिर्फ सब्जियां बल्कि हंडिया का जो एक लाजमी जुज जो सब्ज़ मसाला जात हैं उनकी कीमतें जो है वो किसी भी तौर जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रही। अगर इन सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो यहाँ पर कोई भी सब्ज़ी जो है वो 80 से 100 रुपये किलो के दरमियान जो है वो मौजूद नहीं है। भिंडी, तोरी, कद्दू, टिंडा, करेले, ये जो सब्जियाँ हैं ये 100 रुपये से लेके 120 रुपये किलो तक जो है यहाँ पर मुयसर हैं। इसके अलावा सब्ज मसाला जात की कीमतों की अगर बात करें तो अदरक जो है वो 400 से 450 रुपये किलो, जबकि लहसन जो है वो 300 से 400 रुपये किलो, टमाटर जो है वो 60 रुपये, प्याज जो है वो 50 रुपये। इसके अलावा जो नींबू है वो 300 से 400 रुपये किलो के दरमियान जो है वो यहाँ पर फ़रोख्त हो रहा है। अवाम जो है वो खासी परेशान है इन सब्जियों की बढ़ती कीमतों के हवाले से, जो किसी भी तौर जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रही। दुकानदार हजरात का ये कहना है कि मंडी से जो है वो माल हमें महंगा फ़रोख्त होता है, जिसकी वजह से हमारी मजबूरी है कि हम इसको महंगे दामों यहाँ पे फ़रोख्त करते हैं। लेकिन अवाम की जो कीमत ख़रीद है वो बिल्कुल भी इस काबिल नहीं रही कि इन महंगी सब्जियों को ख़रीद कर जो है वो अपनी हंडिया पकाकर अपने बच्चों को जो है वो 2 वक्त का खाना खिला सकें। ठीक है जी रुमेल, थैंक यू सो मच। सब्जियों की कीमतें आपने हमें बता दी और अब शामिल कर लेते हैं माल का हाल। करेंसी रेट्स क्या हैं आपको दिखाते हैं। इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मंडे को आपसे मुलाकात होगी और आपने जी अपने ख्याल के साथ साथ जो हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि अगर आपने संडे को कहीं जाना है, वीकेंड एंजॉय करना है, तो प्रॉपर SOPs के साथ ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।